दोस्तों, जैसा आपने सुना होगा, क्या पाकिस्तान पीओके खाली कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस बारे में हम रा के पूर्व अधिकारी श्री एन के सूद से उनके विचार जानेंगे, विश्लेषण जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्यों है आज हम आपके सामने एक बड़ी विशेष चर्चा लेकर आए हैं। जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी भारत से लड़ने की स्थिति में नहीं है। अगर कहीं हमें कोई लड़ाई झेलनी पड़ गई तो हम उस लड़ाई को नहीं झेल पाएंगे। इस बात को सपोर्ट करते हुए उनके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का भी एक बयान आता है। उस बयान की चर्चा करते हुए और जनरल बाजवा के बयान को समझते हुए हम सूद साहब से चर्चा करने के लिए आए हैं। सूद साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, शुक्रिया। सूद साहब, ये जो सिचुएशन बनी है, जनरल बाजवा ने कहा कि हमारे पास ना तो अपने टैंक्स में डीजल डालने के लिए पैसा है, ना हमें अपनी आर्मी को खिलाने के लिए हमारे पास अनाज है प्रॉपर, और ऐसी सिचुएशन में हम भारत के साथ जंग नहीं कर सकते। यह बयान काफी पहले आया था। इस बयान पर कोई एक्शन रिएक्शन चारों तरफ से आते रहे, लेकिन अभी अभी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान आता है। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने जो बताया, मैं उससे भी कुछ गहरी बातें जानता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इससे पाकिस्तान कमजोर पड़ जाएगा। तो क्या ऐसी बातें हैं और क्या इसके पीछे है? आप कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, आपने एक न्यूज आइटम सुना होगा, पाकिस्तान टीवी में डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनकी बात हुई पाकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से और वो बातें सारी लीक हो गई। जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बातें लीक हो सकती हैं तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के क्या हालत होंगे, और सारी बातें लीक होकर के अमेरिका तक पहुंच गई। जो जनरल बाजवा की स्टेटमेंट है और उसके बाद जो कंफर्मेशन आई है इमरान खान की तरफ से कि वो इसके आगे भी जानते हैं, और मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि दोनों के बीच में सच्चाई क्या है, कहां तक है। जनरल बाजवा की जो के बारे में जो कहा जा रहा है बिल्कुल ठीक कहा गया है, और पाकिस्तान की आज हालत वो है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता। 65 में पाकिस्तान इंडिया से स्ट्रांग था, तब भी पाकिस्तान हार गया। 71 में पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड की सपोर्ट थी, इंक्लूडिंग अमेरिका, यूके, फ्रांस और जितनी गल्फ कंट्रीज है। उसके बाद भी पाकिस्तान 13 दिन के अंदर वार हार गया, उसके 93,000 सोल्जर पकड़े गए। उसके बाद पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल किया, मिस एडवेंचर किया। पाकिस्तान की फोर्सेस हाइट पे बैठी थी, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की फोर्सेस को वहां पे हटा दिया गया और पाकिस्तान के 3,000 से ज्यादा सोल्जर मारे गए। तो जो ये बात की है जनरल बाजवा ने, इस टाइम पे इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया की डिफेंस फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आज चाइना की हिम्मत नहीं हो रही कि इंडिया को काउंटर करने के लिए, इंडिया के साथ अटैक करने के लिए, और पूरा वर्ल्ड आज इंडिया के साथ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैंक्रप्सी है, पैसे है नहीं, डॉलर है नहीं। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, उनके पास जो आर्म्स एमुनिशन पड़े हैं वो खरीद नहीं पा रहे, और जो पड़े हैं उसको वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं है। पाकिस्तान के टैंक्स के लिए उनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है। पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट है F-16 वो यूएस कंट्रोल करता है, और पाकिस्तान के पास जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं जो उनको फ्रांस से दिए थे, उसके स्पेयर पार्ट्स फ्रांस ने उनको देने के लिए मना कर दिया। जब ग्रीस को के पास पहुंचे कि हमारी सबमरीन के लिए बैटरीज दे दो, 5 सबमरीन है जो पाकिस्तान को फ्रांस से दी थी, उनकी बैटरीज खत्म हो चुकी है और ये सबमरीन सिस्टम पे आइडल पड़ी है। तो ग्रीस ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास इंडिया का प्रेशर था। पाकिस्तान के पास अपने Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स है, उसके लिए स्पेयर पार्ट्स देने के लिए उसको यूक्रेन के पास जा रहा है, और उसके लिए उसने यूक्रेन को अपनी मिसाइल्स दे दी। तो पाकिस्तान अंदर से खाली हो चुका है। पाकिस्तान के पास पेट्रोल नहीं है, पाकिस्तान के पास खाने की चीजें नहीं है, और पाकिस्तान किसी भी तरीके से इंडियन आर्मी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। 1 घंटे के लिए नहीं हो सकता, 1 घंटा खड़ा हो जाए, उसके बाद भागने शुरू हो जाएंगे इनके सोल्जर, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, लेटेस्ट इनके पास इन्वेंट्री है, और साथ में इनके पास पूरे वर्ल्ड की सपोर्ट है। तो जो स्टेटमेंट है जनरल बाजवा की जो बाहर आई है वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ जो इमरान खान की स्टेटमेंट है, उसके अंदर इमरान खान कुछ बात कहने को रुक गए, क्योंकि इमरान खान कहना चाह रहे थे, उन्होंने कहा मैं नेशनल इंटरेस्ट से बात नहीं करूंगा। तो मैं आपको बताता हूं क्या बात है। इंडिया और पाकिस्तान के कुछ लोगों की बैक चैनल में बात हो रही थी, और उसी के अंदर जनरल बाजवा ने एग्री किया कि हम आपको पीओके दे सकते हैं, लेकिन रिटर्न में आप क्या दोगे। और ये बात उन्होंने इमरान खान से भी डिस्कस की, लेकिन इमरान खान ने ये बात ओपन नहीं की क्योंकि उन्होंने कहा बहुत डेंजरस हो सकता है पाकिस्तान के लिए।
क्योंकि पाकिस्तान को शुरू से पढ़ाया गया कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रांग है और हम कश्मीर ले सकते हैं। कश्मीर लेना तो छोड़ो, पाकिस्तान इस टाइम पे पीओके संभाल नहीं सकता। और जनरल बाजवा ने इमरान खान से बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अगर इस टाइम पे इंडिया के साथ एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान टूट जाएगा और पीओके इंडिया वैसे भी ले लेगा। और यही बात इमरान खान कह नहीं रहे, वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उसके लिए कुछ इंडिया की तरफ से उनकी डिमांड्स हैं या रिक्वेस्ट हैं जो इंडिया उनको मानने को तैयार है। लेकिन क्या रिक्वेस्ट है तो हम आगे बताएंगे आपको। सूद साहब, ये रिक्वेस्ट जो उन्होंने की, क्या हम उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं? देखिए, कोई बात नहीं डिस्क्लोज करने की, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान के लोग बात कर सकते हैं जनरल बाजवा की, तो हम भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। उनकी डिमांड थी कि इंडिया उनको $20 बिलियन दे दे और जो इंडियन एजेंसी या इंडियन गवर्नमेंट को देने में कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा इशू, इंडिया अगर अफगानिस्तान को वीट दे सकता है 40,000 मैट्रिक टन की, फिर 20,000 मैट्रिक टन की तो पाकिस्तान को भी दे सकता है। और पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज है वीट की, क्योंकि रशिया ने पाकिस्तान को मना कर दिया, तुम्हें मैं आगे से शायद वीट नहीं दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान यूक्रेन को अपने वेपन्स दे रहा है। तो इंडिया उनको वीट देने को तैयार है। साथ में इंडिया जो मोस्ट फेवर नेशन का पाकिस्तान को स्टेटस देता था वो देने को तैयार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो इंडिया से चीजें इंपोर्ट करेगा, सस्ती इंपोर्ट करेगा। आलू प्याज पाकिस्तान को 15 से 20 रुपए किलो मिल जाएंगे और पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट पे भी ये चीजें दे सकता है। और इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर सकता है इंडियन रुपये के अंदर, क्योंकि इंडिया ने पहले ही 21 कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर लिया है रुपये के अंदर ट्रेड करने के लिए। साथ में पाकिस्तान की जो फैक्ट्रीज बंद है इस टाइम पे कपड़े की, वो चालू हो सकती है। उसके लिए इंडिया उनको कॉटन प्रोवाइड कर सकता है। इंडिया कॉटन प्रोवाइड कर रहा है बांग्लादेश को, तो पाकिस्तान को भी कर सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी लोगों की और पाकिस्तान के अंदर लोगों को खाना मिलना शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान कुछ ऐसे स्टेप ले सकता है जिससे पाकिस्तान को इकोनॉमी दोबारा अपने पैरों पे आ जाए। और उसके लिए पाकिस्तान को कुछ सैक्रिफाइस तो करनी पड़ेगी। पाकिस्तान, जब रशिया और चाइना के डिस्प्यूट चल रहे थे तो रशिया ने चाइना को कुछ अपने टेरिटरी दे दी ताकि चाइना उसके साथ रिलेशन अच्छे रखे, और इसीलिए आज दोनों कंट्री के रिलेशन इम्प्रूव्ड है। और अगर पाकिस्तान ये चीजें मान जाता है या ले लेता है तो और साथ में पाकिस्तान टेररिज्म खत्म कर देता है, तो इंडिया के $10 बिलियन पर ईयर बचेंगे जो अपनी आर्मी पे खर्चे जाते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। तो इंडिया पाकिस्तान को ये चीजें अफोर्ड कर सकता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना ज्यादा बर्डन हो गया फॉरेन एक्सचेंज का या लोन का कि पाकिस्तान को $120 बिलियन का अभी लोन देना है, चुकाना है, जो उन्होंने जगह जगह से लिया हुआ है। और अगले 37 महीने के अंदर 37 मंथ्स में पाकिस्तान को वापस करने हैं $77.5 बिलियन। लेकिन यानी कि हर एक साल पाकिस्तान को $2 बिलियन वापस करना है। तो पाकिस्तान का भार हल्का हो जाएगा, पाकिस्तान रिकवर कर पाएगा और पाकिस्तान टूटेगा नहीं। इसके लिए पाकिस्तान को सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी जो पीओके इंडिया को बिलोंग करता है और गिलगिट बाल्टिस्तान जो इंडिया को बिलोंग करता है पाकिस्तान ये दे, क्योंकि पाकिस्तान उनके लोगों को देख नहीं पा रहा और वहां पे भी डेली प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और लोग इस टाइम पे पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक चल रहा है, दूसरी तरफ से बलूचिस्तान द्वारा वहां के लोग अटैक कर रहे हैं बीएलए के द्वारा, और साथ में टीटीपी पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक कर रही है। तो पाकिस्तान की जो हालात है बहुत नाजुक हालात है। और इसी चीज को समझ के जनरल बाजवा ने कहा था इमरान खान से कि हमें इंडिया के साथ पीस करनी चाहिए, और यही एक डिमांड थी उनकी जो इंडिया पूरी कर सकता है। सूद साहब, ये जो सिचुएशन है, जो इमरान खान ने भी जनरल बाजवा की बात को बिल्कुल सपोर्टिंग स्टेटमेंट दे दिया है और कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि जो जनरल बाजवा कह रहे थे वही हकीकत है। इस सब को मानने के बाद और जो अभी ऑप्शन आपने बताए, जो बैकडोर एक टॉक्स थी उसमें निकल कर आए, तो ये सब जो बातें चल रही है और कहीं ऐसा कोई समझौता अगर हो जाता है जिसमें पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया को दे दिया जाता है और बदले में भारत पाकिस्तान की मदद करता है उनकी इकोनॉमी को स्टैंड अप करने के लिए, इसके बाद जो बाहर के जो देश हैं, जो आसपास के देश हैं, उन देशों पर इस सब का क्या असर होगा और वो सब देश किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? देखिए, इसका बड़े पॉजिटिव इंपैक्ट होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि पूरा वर्ल्ड के अंदर एक इशू लटका हुआ है 75 साल से। और पाकिस्तान जब यूएन में जाता है तो शोर में जाता है कश्मीर कश्मीर कश्मीर, वो खत्म हो जाएगा। कोई पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा कश्मीर के ऊपर। एक इसको पाकिस्तान का और फायदा होगा, IMF जो पाकिस्तान से कह रहा था कि आप अपनी आर्मी को 2/3 कम कर दो, 1/3 कम कर दो, तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी सेव हो जाएगी। और ये अगर एग्रीमेंट होता है तो पाकिस्तान का जो क्लेम है या कुछ आर्मी के जो वहां पे लोग बैठे हैं जो अपनी आर्मी के अंदर करप्शन फैला रहे हैं, उनका जो क्लेम है कि पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए
वो खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान बहुत सा पैसा यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर सेव कर पाएगा अपनी आर्मी पे जो अननेसेसरी पाकिस्तान खर्चता है। और दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर जो आईएमएफ पाकिस्तान के लोन की बात कर रहा है वो लोन रिलीज हो जाएगा। और आपने एक और चीज देखी होगी कि आईएमएफ ने कुछ कंडीशन रखी थी पाकिस्तान के सामने कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर कर दे। फिर आईएमएफ ये चीज कर सकता है, उसे अर्जेंटीना से भी उनके इक्विपमेंट या जो उनके पास न्यूक्लियर के प्रोग्राम के चल रहा था उसको पूरा दे दिया था आईएमएफ को। तो एक तो पाकिस्तान इसीलिए अपने आप को सेव कर पाएगा और उसको आईएमएफ से $7 बिलियन का लोन मिल जाएगा और हो सकता है कि ये लोन पाकिस्तान को एक ही स्टेज में मिल जाए, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट मिल जाए। सूद साहब, जब ये सिचुएशन आएगी तो सबसे बड़ा रिएक्शन जो चाइना की तरफ से होना ही है, तो चाइना का रिएक्शन आपको क्या लगता है अगर ये समझौता होता है तो? देखिए, एक्चुअली मेन बात क्या है कि जो मेन कंट्री है वर्ल्ड के अंदर वो है यूएस। हम पहले यूएस की बात करेंगे जी। यूएस के कुछ सेनेटर्स हैं, उन्होंने कहा था कि अगर गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके वो पार्ट होता है इंडिया का तो उनको अफगानिस्तान के अंदर अपनी फोर्सेस भेजने की जरूरत न पड़ती। और अगर ये इंडिया का पार्ट हो तो आज जो यूएस के अंदर थिंकिंग चल रही है कि अगर पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया का पार्ट हो तो एक तो यूएस की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी पूरी तरीके से अफगानिस्तान से और इंडिया पूरे तरीके से कंट्रोल कर पाएगा तालिबान को। क्योंकि तालिबान जब बना था अफगानिस्तान में पावर में आया था सेकंड टाइम, तो उस टाइम पे पाकिस्तान बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि वो हम हमारे साथ मिलके जम्मू एंड कश्मीर को लिबरेट कराएगा। लेकिन ये पाकिस्तान का ड्रीम टूट गया क्योंकि तालिबान ने कह दिया कि हम किसी थर्ड कंट्री में अपने यहाँ पे टेररिस्ट को यहाँ पे पनप नहीं देंगे और हम किसी कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि इस वजह से तालिबान आज वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को मानता है तो वो इंडिया को मानता है। किसी कंट्री के पाकिस्तान तालिबान के साथ या अफगान गवर्नमेंट के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, लेकिन इंडिया सिर्फ एक कंट्री है जिसने अपने यहाँ पे ट्रेड डेलीगेशन को बिठा के रखा है अफगानिस्तान के अंदर और वहां जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनको पूरा कर रहा है जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने उनसे डिमांड की थी। और इंडिया अकेली कंट्री है जिसने अफगानिस्तान के अंदर पहले 40,000 टन की वीट भेजी विदाउट एनी कॉस्ट, फिर उनको दवाइयां भेजी, कोविड के इंजेक्शन भेजे और फिर दोबारा इंडिया अफगानिस्तान के अंदर 20,000 मेट्रिक टन की वीट भेज रहा है। और अफगानिस्तान इंडिया से कहा है कि आप जो एक प्रोजेक्ट है जो तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट होकर के इंडिया के अंदर गैस जाएगी या यहाँ पे फ्यूल जाएगा उसको स्टार्ट करें, यानी कि तापी। तो ये जो अफगानिस्तान है जो उसके अंदर सिचुएशन अगर पाकिस्तान के अंदर होगी तो अफगानिस्तान पहली कंट्री होगी जो खुश होगी और वो जो पूरे वर्ल्ड को अंदर खतरा है तालिबान का वो खत्म हो जाएगा। यूएसए का पर्टिकुलरली इस बात को एडमिट कर लेना कि भारत ही बेटर ऑप्शन रहेगा पीओके पे कंट्रोल करने के लिए और अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग सिचुएशन की देखरेख करने के लिए, लेकिन इसका इंपैक्ट चाइना पर क्या होगा? देखिए, यूएस की जो मेन अटेंशन थी जी वो अभी थी रशिया की तरफ, लेकिन धीरे धीरे यूएस ने ये रियलाइज किया है कि चाइना एक थ्रेट है वर्ल्ड पीस को और वो उसके लिए इंडिया को यूज करना चाहता है या इंडिया की हेल्प चाहता है। अभी तक इंडिया का एक जो स्टैंड है ताइवान के ऊपर न्यूट्रल स्टैंड है और अगर एक ये एक्सिस पाकिस्तान और चाइना का टूट जाएगा, इंडिया को जो पीओके गिलगित बाल्टिस्तान मिल जाएगा तो चाइना का जो एक पाकिस्तान के थ्रू अरब वर्ल्ड को अप्रोच करना था थ्रू गवादर पोर्ट वो खत्म हो जाएगा और यूएस यही चाहता है। और दूसरी तरफ इंडिया पूरे तरीके से अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर पाएगा चाइना की तरफ और पूरे तरीके से सपोर्ट कर पाएगा यूएस को। वैसे भी इंडिया के एग्रीमेंट है यूएस के साथ कि वो एक दूसरे के नेवल बेसिस को यूज कर सकते हैं और पहले भी यूएस के शिप्स यहाँ पे आए हैं रिपेयर के लिए, तो यूएस के हो सकता है कि शिप्स को यहाँ पे स्टेशन किया जाए ताकि क्योंकि इंडिया के जो बेसिस है नेवल बेसिस वो बहुत क्लोज है चाइना के, तो ये पॉसिबिलिटी है। और यूएस सिस्टम में पूरी अटेंशन दे रहा है चाइना की तरफ, इसीलिए उसने जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है वाशिंगटन जॉर्ज वाशिंगटन उसको साउथ चाइना सी में डिप्यूट कर दिया, स्पेशली डिप्यूट कर दिया उसने साउथ कोरिया और जापान के आसपास और साथ में उसने साउथ कोरिया के पास भी अपने शिप्स तैनात कर दिए। तो यूएस का इससे बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और सिर्फ जो एक कंट्री इसमें नुकसान झेलेगी वो है चाइना। और चाइना जो पूरे वर्ल्ड को थ्रेटन कर रहा है, चाइना अपने साउथ चाइना सी तक कंटेन होकर रह जाएगा और मुझे लगता है कि इससे चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और जो उसका क्लेम चल रहा है ताइवान के ऊपर वो भी ढीला पड़ जाएगा। सर, जब पाकिस्तान और भारत का समझौता इस तरीके से होगा
तो उसमें रशिया इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा? देखिए, रशिया हमेशा इंडिया का स्टैंड कर रहा है। आपने देखा 1971 के वार के अंदर रशिया किस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। 1955 में या 1956 में उस टाइम के जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे वो इंडिया आए थे और इंडिया आके वो कश्मीर गए थे और कश्मीर जाके उन्होंने इशारा किया था रशिया की तरफ। उस टाइम पे रशिया यूएसएसआर था और उन्होंने कहा था कि आप यहाँ खड़े होकर आवाज मारो, हमारे आवाज आपकी आवाज हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि जो कश्मीर का एरिया है और स्पेशली जब पीओके इंडिया के साथ मिल जाता है तो उससे जो ताजिकिस्तान है वो हार्डली कुछ किलोमीटर दूर रह जाता है और ताजिकिस्तान के अंदर इंडिया की एक एयरबेस है जिसको इंडिया ऑपरेट करता है और वो ऑपरेट करता है इंडिया। जब अफगानिस्तान के अंदर अभी डिस्टर्बेंस हुई तो इंडिया के प्लेन्स वहां खड़े थे जिन्होंने वहां पे सॉर्टिस लेकर के इंडियंस को एवैक्यूएट किया था अफगानिस्तान के अंदर से। तो ये जो रशिया का अप्रोच है, रशिया पूरा इंडिया को सपोर्ट करेगा क्योंकि रशिया का एक मेजर कंसर्न है तालिबान को लेकर के कि यहां से टेररिस्ट आ सकते हैं और अगर इंडिया क्लोज होगा या इंडिया के पास पीओके आ जाएगा तो रशिया सेफ हो जाएगा कि यहाँ पे टेररिस्ट नहीं आ सकते। सेम कंसर्न पड़ता है सीएस कंट्री का, यानी कि रशियन रिपब्लिक कंट्रीज का, क्योंकि उनको भी डर है टेररिस्टों से, इस्लामिक टेररिस्टों से, आईएसआईएस से है, तालिबान से है और वो भी इस टाइम पे अपने आप को सेफ पर फील करेंगे अगर इंडिया क्लोज आ जाता है या पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान इंडिया के पास आ जाता है। सूद साहब, एक महत्वपूर्ण कंट्री ईरान इस रीजन में है, ईरान पर इस समझौते का क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, पाकिस्तान का जो मेन सपोर्टर है वो है टर्की और चाइना। ईरान के टर्की और पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन अच्छे नहीं है क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है और पाकिस्तान और टर्की दोनों सुन्नी कंट्री है और इन दोनों ने मिलकर अजरबैजान के साथ एक अलायंस बनाया है और दूसरी तरफ जो अलायंस है आर्मेनिया का, ईरान का और इंडिया का, वो बनाया ताकि इनको इस अलायंस को काउंटर किया जा सके। और ईरान ने इंडिया को अपना चाबार पोर्ट दिया था जो इंडिया ने डेवलप कर दिया। उसके बाद इंडिया ने एक 500 किलोमीटर की लंबी रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करनी थी ईरान के चाबार पोर्ट से लेकर के अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सकी क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई यूएस की और इसलिए वो प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। और इंडिया वेट कर रहा है कि कभी भी अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटे तो ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है यानी कि रेलवे लाइन बन जाती है अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, तो इंडिया ने पहले ही अफगानिस्तान के अंदर रोड्स बना के रखे हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेकर रशियन रिपब्लिक तक। और अगर ये रेलवे लाइन पूरी होती है तो पूरी ट्रेड स्टार्ट हो सकती है रशियन रिपब्लिक से लेकर के ईरान के थ्रू पूरे वर्ल्ड को अप्रोच कर सकते हैं और इंडिया को भी। इससे उनका भी भला होगा क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं जो रशियन रिपब्लिक कंट्री है। तो इसमें से एक तो है उज्बेकिस्तान, इसमें एक है ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, साथ में उज्बेकिस्तान। तो ये 4-5 कंट्री यहाँ पे, तो इनसे पूरे तरीके से इनकी ट्रेड स्टार्ट होती है और इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है इस टाइम पे चाइना। और ईरान की इकोनॉमी पे भी इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर क्योंकि ये रिच है पेट्रोल में, गैस में और यहाँ पे यूरेनियम और बाकी मिनरल्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। सूद साहब, इस समझौते का एक बड़ा इंपैक्ट सऊदी अरब और यूएई पर भी पड़ेगा, तो आपका क्या मानना है कि वो किस तरीके से इस समझौते पर रिएक्ट करेंगे? देखिए, सऊदी अरेबिया और यूएई, इनको कहा जाता है गल्फ क्योंकि इनकी डोमिनेंस है पूरे गल्फ के अंदर। ये दोनों कंट्रीज इंडिया फ्रेंडली है। 71 के वार में सऊदी ने पूरा सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, लेकिन अब यूएई और सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ स्टैंड करते हैं क्योंकि इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान को कश्मीर के इशू पे बहुत बार ये पाकिस्तान को डायरेक्ट कर चुके हैं या थ्रेटन कर चुके हैं कि आप कश्मीर का क्या राग अलाप रखा है। आपको पता होगा कि जनवरी 2023 में जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो यूएई में गए थे, तब उन्होंने कहा था कि हमने 3 वॉर लड़ी इंडिया के साथ और अब हम चाहते हैं पीस हो। और ये उन्होंने तब कहा कि जब उनको यूएई ने कहा कि आप इंडिया के साथ पीस करो और अगर ये एरियाज इंडिया के साथ मिल जाते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब जो G20 की समिट हो रही है उसकी एक मीटिंग होगी कश्मीर के अंदर, उसके अंदर सऊदी अरेबिया पार्टिसिपेट कर रहा है, यूएई तो G20 का मेंबर नहीं है। तो पाकिस्तान ने कोशिश की सऊदी पे प्रेशर डालने की, लेकिन सऊदी ने मना कर दिया और ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। तो ये लोग खुश हो गए अगर ये इंडिया से पार्ट मिल जाता है ताकि इंडिया के साथ ये प्रॉपर बिजनेस कर पाएंगे। पाकिस्तान तो इनसे भीख मांगता है,
उससे वैसे भी परेशान हो चुके हैं और उन्होंने वैसे भी कह दिया कि किसी कंट्री को भीख नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने लोगों को, किसी को जो पैसा देते हैं वो अपने लोगों का टैक्स का पैसा देते हैं, और अब हम किसी को ये पैसा देंगे नहीं, इसीलिए वो पाकिस्तान से परेशान है और इंडिया के साथ वो पूरी सपोर्ट है उनकी, इंडिया को पूरा सपोर्ट करते हैं हर एक इशू पे। सूद साहब, ये जो सारी सिचुएशन है, इसका पूरा का पूरा वर्ल्ड सिनेरियो पर इस समझौते का क्या असर होगा? देखिए, एक तो वर्ल्ड में पीस आ जाएगी जी। और दूसरी तरफ वर्ल्ड ध्यान दे पाएगा प्रोग्रेस की तरफ। साथ में जो कंट्रीज हैं यूरोप की, मेन 2 कंट्री आती हैं, वो आती है फ्रांस और ब्रिटेन, दोनों परमानेंट मेंबर है यूएन के। फ्रांस इंडिया को पूरा सपोर्ट करेगा हर एक इशू के ऊपर, क्योंकि अभी फ्रांस का नेशनल डे मनाया जा रहा है, उसमें पीएम मोदी को इनवाइट किया उन्होंने स्पेशली। और ब्रिटेन, उन्होंने 2020 में एक बिल पास किया था अपने सेनेट के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि जो गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान को दिया गया वो कॉन्स्पिरेसी के अंदर दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन खुश करना चाहता था मुस्लिम और गल्फ कंट्रीज को। लेकिन अब उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, इंडिया स्ट्रांग आ रहा है, इंडिया बड़ी पावर बन रही है और सब कंट्रीज डिपेंड कर रही है इंडिया के ऊपर। इंडिया वर्ल्ड से बहुत सी चीजें खरीद रहा है, बहुत सी कंट्रीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, साथ में ट्रेड कर रही है, इसीलिए सारा वर्ल्ड इंडिया को सपोर्ट करेगा। और जो बेसिकली तालिबान है वो भी खुश होगा, क्योंकि उसको इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, पैसा मिलेगा। और साथ में तालिबान ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने प्रोजेक्ट जो आपने स्टार्ट किए थे अफगानिस्तान के अंदर, उनको दोबारा से वो आगे चलाओ, और इंडियन एक ट्रेड डेलीगेशन इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर गई है। साथ में तालिबान ने जब भी जरूरत पड़ती है इंडिया से रिक्वेस्ट करता है। साथ में तालिबान ने कहा था कि जो तापी एक प्रोजेक्ट है, यानी कि तुर्कमेनिस्तान जो रशियन रिपब्लिक कंट्री, जिसका पीछे नाम भूल गया था मैं कहना, साथ में अफगानिस्तान, साथ में पाकिस्तान और इंडिया, एक ये गैस पाइपलाइन आनी थी, जिससे सारी जो गैस है तुर्कमेनिस्तान से इंडिया की तरफ आनी थी पाकिस्तान के साथ होकर के। तो अफगानिस्तान ने कहा कि इसको आप स्टार्ट करो, लेकिन पाकिस्तान ने खटक बना हुआ बढ़ के लिए, और इसीलिए अगर ये एरिया यानी कि पीओके इंडिया के पास आ जाता है तो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होगा अफगानिस्तान के साथ। तो ये जो तापी की जो पाइपलाइन है, ये तुर्कमेनिस्तान से होकर के अफगानिस्तान से होकर डायरेक्ट इंडिया आएगी, पाकिस्तान बीच में हट जाएगा, और इसका जो काफी पैसा मिलेगा अफगानिस्तान को। और जो रशियन रिपब्लिक के साथ ट्रेड होगी वाया ईरान या वाया इंडिया, उससे भी अफगानिस्तान को बेनिफिट होगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी रिच है मिनरल्स के अंदर, लेकिन वहां पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, एक्सप्लॉयट नहीं किया जा रहा। पीछे चाइना ने एक ऑफर दी थी तालिबान को कि आपके यहाँ पे लिथियम है, और जो लिथियम की वैल्यू थी वो थी $1 ट्रिलियन की। उन्होंने कहा था आपको $10 बिलियन देंगे, आप हमको यहाँ पे लिथियम एक्सट्रैक्ट करने दो, उसके बाद हम बाकी प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे। तो अगर इंडिया का एक्सेस हो जाता है, यानी कि पीओके इंडिया से मिल जाता है, तो इंडिया का डायरेक्ट एक्सेस होगा अफगानिस्तान से, और इंडिया लिथियम को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट करेगा। और दूसरी तरफ जब चाइना का लिंक खत्म हो जाएगा अफगानिस्तान से, तो इंडिया को बड़ा बेनिफिट होगा इस चीज से। सूद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी आपने। साथियों, शांति जो है किसी भी चीज से सस्ती पड़ती है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, जब आप शीत युद्ध में भी होते हो, जहां युद्ध नहीं होता, सिर्फ युद्ध की बातें होती है, उस दौरान युद्ध की तैयारियों पे जो खर्चा होता है वो किसी भी देश पर भारी पड़ता है, और खास तौर पर वैसे देश को जिसकी इकोनॉमी टूट रही हो, जो कर्ज के बोझ में दब रहा हो, जिसके लोग भूखे मर रहे हो, जहां पे पैदावार भी कम हो। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कश्मीर जो उस पर एक बर्डन बना हुआ है, जो उसकी इकोनॉमी को तो क्राइसिस में डाल ही रहा है, साथ साथ उसे सारी युद्ध की तैयारियां और जो सेना को रखरखाव करना पड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण भी कश्मीर ही है। अगर कश्मीर के इशू को वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो उनकी सेना वो आधी करने में सक्षम हो पाएंगे, जिसकी वजह से उनका 50% खर्चा बच जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जब वो कर्जे में डूब रहे हैं और उन्हें सभी देशों का, आईएमएफ का अभी कर्जा डे टू डे लौटाना है। और इस सब से उबरने के लिए सिर्फ एक ही देश है जो उनका पड़ोसी है, जो उनसे युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की सरकारें, पाकिस्तान के जैसे भी हुक्मरान हैं, वो अभी तक जाने क्यों ये चाहते हैं कि उन्हें भारत से युद्ध लड़ना है, और युद्ध लड़ने के लिए बड़ी सेना रखनी है, और उस बड़ी सेना की कीमत चाहे उनके सारे नागरिक और पूरा पाकिस्तान ही क्यों ना हो। इस सब को समझने की आवश्यकता है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
दोस्तों वीडियो समाप्त हो गया है। आप बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। आप बताइएगा ये आपको कैसा लगा है। धन्यवाद।